हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कर कर जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। प्लीज़ प्लीज़ आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलना और शेयर करना भी मत भूलना। जल्द मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ और बिना देरी करते हैं वीडियो को। अब तक हमने स्टोरी में सुना कि बच्चों को 6 दरवाजे तक पहुंचने के लिए आराम करना था। उन्हें खाना दिया गया, यहाँ तक कि उनकी थकान दूर हो गई, कपड़े चेंज किए गए। ये सब शायद बूढ़े किंग ने आगे के 6 दवार के लिए उन्हें मेंटल तौर पर प्रिपेयर किया गया था, जिससे कि उनका आत्मविश्वास, उनकी भूख प्यास सब कुछ पूरी तरह से जाग जाए, जिसे आगे के लिए वह तैयार हो जाए। शायद इसलिए किया था। वहीं अनिका भी सभी चीज़ों को पार करते हुए उन क्लोन उन ड्रोन को मात देकर आगे की तरफ बढ़ चुके थे। अब आगे परासर हाउस। आजकल मुक्ता काफ़ी परेशान दिख रही थी। मुक्ता के साथ परिवार के आनंद परासर, उसके भाई भाभी सब परेशान दिखाई दे रहे थे, क्योंकि सुहानी जो काफ़ी चुलबुली थी, सबको अपनी बातों में हंसाती रहती थी। कुछ न कुछ बातें नटखटपना पूरे दिन करती रहती थी। ऑफिस जाती थी तब पूरे परासर में शांति रहती थी, लेकिन जब सुहानी ऑफिस से आती सभी उसका गेट पर ही वेट करते थे, क्योंकि उन्हें पता था एक बच्चे की तरह उनके पूरे घर में रौनक की लहर लेकर आती। उसके साथ ही मुक्ता को भी अपनी बातों को रखने का मौका मिल जाता। लेकिन अब सुहानी कुछ दिनों से काफ़ी अलग हो चुकी थी, जिससे कि पूरा परिवार के लोग परेशान थे। जो सुहानी नटखट थी, लेकिन अब वह शांत रहने लगी। ना वो ऑफिस जा रही थी, क्योंकि उसने ऑफिस की सारी भाग दौड़ अपने कमरे तक समेट कर रख ली थी। बड़े बड़े फाइलों के 2 ढेर लगे हुए थे। उनके बीच सुहानी अपने लैपटॉप पर लगातार काम कर रही थी। इतना बिजी देखकर सभी परेशान थे। बारी बारी से सभी उसे बात करने के लिए आते ताकि उसके काम की थोड़ी हेल्प कर सके, लेकिन सुहानी ने साफ कह दिया था ये उसका काम है, इसलिए उसे ही पूरा करना है और 1 वीकेंड के अंदर ही इसे कंप्लीट करना है। इसलिए वह काम के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहती थी। वहीं मुक्ता भी समय समय पर उसके लिए चाय, कॉफ़ी और काफ़ी स्नैक्स वगैरह लेकर आती, लेकिन उस पर भी सुहानी बस इतना ही कहती, बस यहाँ रख दो, मैं अपने आप खा लूँगी। लेकिन उस समय तो वो नहीं खाती, क्योंकि रोबोट थी। रोबोट इंसानों वाला खाना नहीं खा सकता, इसलिए उन सभी को वह सिंक के अंदर डालती रहती, चाय और कॉफ़ी, जूस को। बाकी फूड को वह एक पॉली बैग में डालकर साइड से दूसरी विंडो पर जाकर बाहर फेंक देती, जो कि सड़क की तरफ रास्ता लगता है, जिस तरफ से सुहानी रात के समय 9-2-11 होकर क्रिस के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाती है। अब वह रास्ता उसके लिए काम आ रहा था, क्योंकि अगर खाने को अंदर नहीं रख सकती क्योंकि बदबू हो जाएगी, उसे बाहर ऐसे नहीं फेंक सकती ताकि किसी की नज़रों में ना आ जाए, इसलिए वो ये सब करती थी। सड़क थोड़ी दूर थी, लेकिन एक रोबोट की ताकत को भला इंसान कैसे समझ सकता है, इसलिए पूरी ताकत के साथ उसे वहां तक पहुंचाने का काम बिल्कुल आराम से कर लेती थी। जिसको देखकर आप सुहानी को देखकर मुक्ता काफ़ी परेशान रहने लग गई, क्योंकि ना वो उससे बातें कर रही थी ना कुछ भी। वहीं क्रिस का भी कुछ ऐसा ही हाल था। कुछ दिनों से क्रिस काफ़ी बेचैन रहने लग गया था। जब से वह अपनी रेसिंग कंप्लीट करके इंडिया वापस आया है, तब से काफ़ी बार सुहानी के पास कॉल लगा चुका है, लेकिन हर बार सिंपल सा सुहानी की तरफ से आंसर आता, अभी वो बिजी है, अभी काफ़ी काम पेंडिंग है, उसे करने के बाद तुरंत कॉल करेगी। लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। वही क्रिश भी अब काफ़ी चुलबुलेपन के साथ कभी अपनी बहन श्वेता को छेड़ता, कभी अपनी दादी माँ से बातें करता, कभी अपनी मोम से बातें करता, लेकिन अब वो भी शांत हो गया था। उसके मोम डैड को लगा कि शायद क्रिश कुछ दिनों से बाहर था, इसलिए वापस आया है, इसलिए वह अपने आप को थोड़ा सा मेंटल तौर पर शांत करना चाहता है, क्योंकि फ़ौरन में पता नहीं उसके साथ क्या कुछ हुआ होगा। उसने कुछ भी आकर बताया नहीं। ये सब सोचकर परिवार वाले परेशान थे। अचानक से उसके फ़ोन पर रिंग बजती है। क्रिस समझ जाता है कहीं सुहानी को कॉल तो नहीं थी, लेकिन जैसे ही नंबर देखता है उस पर सुहानी का नहीं बल्कि मुक्ता की कॉल आई हुई थी। वह मुक्ता की कॉल को रिसीव करता है। बदले, हेलो, गुड मॉर्निंग री। इस पर मुक्ता बड़े ही आराम से कहती है, गुड मॉर्निंग क्रिश, मैं तुम्हें एक बात करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे सही सही आंसर दोगे? क्रिस ने कहा, हाँ, जैसा आप पूछोगी बिल्कुल वैसा ही।
क्या तुम इंडिया आ चुके हो? हाँ, मैं बस एक दिन पहले ही आया। ठीक है, क्या तुम्हारे बीच और सुहानी के बीच कोई झगड़ा तो नहीं हुआ है? इस पर कृष्ण ने साफ शब्दों में कहा, नहीं दी, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगा? इस पर मुक्ता उसे सारी बातें आराम से बता देती है। इस पर क्रिस भी कहता है, मुझे लगा कि शायद वो मुझसे नाराज है, क्योंकि मैं जब फॉरेन में था तो वहाँ पर तो आपको टाइमिंग का पता है, मैं सुहानी को परेशान नहीं कर सकता था। सुबह उठकर कॉल करता तो शायद सुहानी सो चुकी होती, इसलिए। और जब मैं फ्री होता तभी कॉल करता था, लेकिन उस समय सुहानी बिजी होती। इस कार्ड से वह मेरा फ़ोन रिसीव नहीं कर पाई, शायद इसलिए वो मुझसे नाराज है। मैं क्या करूं? मैं उसे काफ़ी बार बात करने की कोशिश करता हूं, लेकिन वह मेरी बात पूरी होने से पहले ही वह फ़ोन को रख देती है। क्या करूँ दी? इस पर सुहानी कहती है, मेरी मानो तो तुम दोनों एक छोटी सी डेट पर जाओ, यानी कि छोटी सी डेट पर। उसने बात पर जोर दिया, इसका इंतजाम मैं कर देती हूँ। मैं सुहानी को कैसे भी करके मनाने का काम करूँगी, बाकी की सारी चीज़ें तुम हैंडल कर लेना। इस पर कृष्ण ने कहा, हाँ दी, आप सही कह रही, शायद यही सही होगा। वहीं दूसरी तरफ भूमिगत प्रेशर की वह सुरंग, कुछ देर पहले तक जहाँ गोलियां, ऊर्जा, हथियार, आवाज गूंज रही थी, वहाँ अजीब सी खामोशी छा चुकी थी। जमीन पर पड़े टूटे ड्रोन, दीवारों पर बने छोटे छोटे मकड़ी के जाले और उनके बीच खड़े अनिका और उसके डिपार्टमेंट के लोग। उनकी सांसें सामान्य थी, लेकिन उनकी आंखें लगातार सामने की अंधेरी सुरंग पर ठहर रही थी। सुहानी ने उसके पीछे आकर पूछा, अनिका, दुश्मन पीछे हट गए हैं? अनिका ने तुरंत जवाब दिया, नहीं सुहानी। वो नीचे झुकी, जमीन पर पड़े छोटे से धातु के टुकड़ा उठाया। उस पर एक बहुत ही छोटा सा निशान उभरा हुआ था। अनिका की आंखें अब सिकुड़ गई। ये लोग भागे नहीं हैं। अर्जुन ने सिर उठाकर देखा। अनिका ने उस धातु के टुकड़े को अपनी हथेली में दबाते हुए कहा, इन्हें पीछे हटने का आदेश मिल चुका है। कौटिल्य ने तुरंत अपने सिस्टम पर काम करना स्टार्ट किया। मैं इनके कम्युनिकेशन चैनल को ट्रैक करने की कोशिश करता हूँ। अनिका ने उसे रोक दिया, नहीं, क्योंकि अगर उन्हें हमें जानबूझकर यहाँ तक आने दिया है, अनिका ने सामने देखा, तो मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें पता चले कि हमें उनकी हकीकत का पता लग चुका है। मैं यही दिखाना चाहती हूँ जो वो देखना चाहती है। इंस्पेक्टर बाज ने धीमे से कहा, मतलब क्या है अनिका तुम्हारा? हम उनके पीछे नहीं जाएं? अनिका के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, नहीं, हम उन्हें अपने पास आने देंगे। वहीं एक बंद दरवाजा। धीरे धीरे करके टीम के लोग आगे की तरफ बढ़ गए। टीम जैसे ही आगे बढ़ी, करीब 50 कदम बाद सुरंग अचानक से खत्म हो गई। सामने एक विशाल धातु का बड़ा सा दरवाजा था। जैसे पहले उन्हें मिला था, शायद ये उससे बड़ा था। न कोई हैंडल था, ना कोई कीपैड था, न कोई सेंसर दिखाई दे रहा था। छठी इंद्री ने धीरे से कहा, इतना बड़ा दरवाजा है, जरूर इसके पीछे कुछ बड़ा होगा। अर्जुन ने उसे देखा और पहली बार, तुमने सही बात कही है। छठी इंद्री ने गर्व से गर्दन सीधी की, मैं हमेशा सही बोलता हूँ और हमेशा मेरी बात को काटते हो। अरबाज हंस पड़ा, बस बाकी लोग मानते नहीं हैं तुम्हारी बात छठी इंद्री। अनिका ने दोनों की तरफ देखा। अर्जुन सिंह ने अब अनिका की तरफ देखते हुए शांत हो गया। वही छठी इंद्री भी चुप। दोनों तुरंत शांत हो गए थे। अनिका दरवाजे के पास पहुंची। उसने हथेली दरवाजे के कुछ इंच दूर रखी, फिर आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड कुछ भी नहीं हुआ, फिर उसकी आंखें खुली। इसके पीछे हवा का दबाव अलग है। सुहानी ने पूछा, मतलब अंदर कमरा है? कमरा नहीं कह सकते, अनिका ने दरवाजे को देखते हुए कहा, एक पूरा सेक्शन है। कौटिल्य ने स्कैन किया। अचानक उसकी स्क्रीन पर एक आकृति उभरी। मैडम, क्या क्या मिला? इस पर दरवाजे के भीतर कम से कम 3 सतर है, अनिका ने कहा। 3? कौटिल्य ने सिर हिलाया। यस, लेकिन वह रुक गया। अजीब बात यह है कि इनमें से एक सतर पर किसी भी इंसान की जीवन गतिविधि मिल नहीं रही। पूरी टीम एक पल के लिए शांत हो गई। सुहानी ने धीरे से फुसफुसाया, साइंटिस्ट? अनिका ने दरवाजे की तरफ देखा। संभावना बहुत कम है, लेकिन जाने के बाद ही पता चलेगा। वहीं कुछ देर बाद कौटिल्य ने सिस्टम में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर तुरंत संदेश आया, एक्सेस डिटेक्ट। उसने दोबारा प्रयास किया, फिर से तीसरा बार फिर आया, एक्सेस डिटेक्ट। कौटिल्य परेशान हो गया। यह सिस्टम बहुत पुराना है, लेकिन सुरक्षा बहुत आधुनिक है। अनिका ने हल्की हंसी के साथ उसकी तरफ देखा। हटो। कौटिल्य पीछे हट गया। अनिका ने दरवाजे पर 3 जगह उंगलियां रखी, 1,
2 और 3। फिर उसने नीचे की धातु पर हल्का सा दबाव क्लिक किया। दरवाजे के भीतर कुछ घूमने लगा। फिर गड़गड़ की आवाज़ सभी के लोगों के कानों तक पहुंची। अनिका ने पूरे दरवाजे को अच्छी तरह से स्कैन कर लिया था, मानो वह उसके आर पार भी देख पा रही थी। बारी दरवाजा अब गड़गड़ की आवाज़ के साथ धीरे धीरे खुल गया। कौटिल्य अवाक रह गया। आपने कैसे किया? अनिका बिना उसकी तरफ देखे कहा। दरवाजा मशीन से नहीं, उसके अंदर मौजूद सिस्टम से खुलता था। बस उसे याद दिलाना था कि उसे खुलना है। छठी इंद्री ने अर्जुन से फुसफुसाकर कहा। मैडम के सामने मशीन भी डरती है। अर्जुन ने उसे घूरा। तुम चुप रहोगे या नहीं? वहीं दरवाजे के भीतर बिल्कुल अलग ही दुनिया थी। दरवाजा खुल चुका था। अब डिपार्टमेंट के लोग धीरे धीरे दोनों तरफ देखकर आगे की तरफ बढ़ रहे थे। अंदर सफ़ेद दीवारें, कांच की छत, नीली रोशनी और दोनों तरफ कांच के छोटे छोटे कमरे थे। कई कंप्यूटर बंद पड़े थे तो कहीं साइंटिस्ट उपकरण थे, कई अधूरे प्रयोग पेंडिंग थे। लेकिन सबसे अजीब बात, हर कमरे के बाहर एक ही कोड दिखाई दे रहा था। S03, S04, S05 और S06। सुहानी की सांसें जैसे गले में ही अटक गई। अनिका ने आगे बढ़ी। उसकी आंखें एक एक कोड को पढ़ने का काम कर रही थी। 03, वह धीरे से बोली। तीसरा साइंटिस्ट। वही सामने कांच का कमरा। धीरे धीरे आगे बढ़े तो बड़ा सा हॉल था। उसके बाद कांच का कमरा। उसके भीतर एक आदमी कुर्सी पर बैठा था, जो कि बाहर से साफ दिखाई दे रहा था। अचानक से सभी की नज़र उस तरफ चली गई। सफ़ेद बाल, चेहरे पर थकान, हाथों में पुराने निशान और सामने एक बंद मॉनिटर स्क्रीन। वह हिल भी नहीं पा रहा था। सुहानी ने कहा, क्या ये है? अनिका ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। वह कांच के पास गई। ये जीवित है। उसके कांच पर हल्के हाथ रखा। अंदर बैठे व्यक्ति अचानक से सिर उठाया। उसकी आंखें सीधे अनिका पर टिक गई। जो लड़की आगे की तरफ थी उसे बड़े ही आराम से देख रही थी। कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसके होठ हिले, लेकिन आवाज़ नहीं आई। अनिका ने दरवाज़ा खोलने का प्रयास किया। दरवाज़ा नहीं खुला। कौटिल्य आगे आया। मैं देखता हूँ, आप पीछे हो मैडम, अनिका ने कहा। जल्दी। कुछ सेकंड बाद अर्जुन सिंह, छठी इंद्री, अरबाज सभी उस दरवाजे के पास आ गए, मानो उस दरवाजे को किसी भी हाल में खोलना चाहते हो। कांच का वह दरवाजा कुछ समय बाद ही खुल गया। साइंटिस्ट कुर्सी पर उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, क्योंकि वह रस्सियों से बंधा नहीं था, अब खुला हुआ दिखाई दे रहा था। अनिका ने उसे संभाल लिया। आप ठीक हैं? उसने अनिका की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि हैरानी थी। उसने बहुत धीमी आवाज़ में पूछा, तुम? अनिका झुक गई। हाँ मैं। क्या हुआ? ये सब सुनकर अनिका हैरान थी, क्योंकि उसने ऐसे शब्द अनिका के लिए ताक दी थी। साइंटिस्ट ने कांपती आवाज़ में कहा, तुम वही हो? अनिका ने कहा। चेहरा गंभीर हो गया था। कौन? उस साइंटिस्ट ने उत्तर देने की बजाय उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली। रात। सड़कों पर रोशनी की लंबी कतारें थी। ट्रैफिक धीरे धीरे कम से हो रहा था और शहर की भागती जिंदगी के बीच एक हाई टेक बाइक सड़क पर बिल्कुल अलग ही अंदाज में दौड़ रही थी। बाइक चला रहा था क्रिस, उसके पीछे बैठी थी सुहानी। कम से कम क्रिस को तो यही लग रहा था, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। सुहानी इस समय अनिका के साथ मिशन पर थी। क्रिस के सामने जो लड़की पीछे बैठी थी वह वास्तव में सुहानी का लुक और उसकी आवाज़ लेकर चल रहा एक हाई टेक्निक डिकोय था, यानी कि उसका क्लोन। उससे सुहानी की कमांड के अनुसार पिछले कुछ दिनों से उसकी जगह पर रखा गया था। सुहानी ने जानबूझकर उसे बिल्कुल वैसे ही तैयार करवाया था। वही कपड़े, वही हेयर स्टाइल, वही बोलने का अंदाज, यहाँ तक कि उसकी छोटी छोटी आदतों की कॉपी भी उसके अंदर करती थी। लेकिन एक चीज़ ऐसी भी थी जिसे कॉपी करना इतना आसान नहीं था, वो थी सुहानी की भावनाएं। वहीं क्रिस ने बाइक की स्पीड थोड़ी सी कम कर दी। आज कहाँ चले? पीछे बैठी आप? सुहानी ने तुरंत जवाब दिया। जहाँ तुम्हें अच्छा लगे। क्रिस मुस्कुराया। तुम हमेशा यही क्यों कहती हो? वही सुहानी कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, जहाँ तुम्हें अच्छा लगे। क्रिस ने भौहें सिकोड़ ली। उसे लगा जैसे उसने यही बात दोबारा से दोहराई है। अरे अभी तो यही कहा है। वहीं सुहानी हल्के से मुस्कुराई। हाँ मेरा मतलब वही है। क्रिस कुछ नहीं कहा, उसके बाइक आगे बढ़ा दी। कुछ देर बाद दिल्ली की रोशनी सड़कों से निकलकर एक शांत रास्ते पर पहुंच रही थी। चारों तरफ हल्की ठंडी हवाएं बह रही थी। शहर की आवाज़ पीछे छूट गई थी। क्रिस ने बाइक को रोक दिया।
चलो यहाँ थोड़ी देर बैठते हैं। दोनों बाइक से नीचे उतरे और सामने दूर तक शहर की रोशनी दिखाई दे रही थी। वहीं सुहानी बिल्कुल शांत खड़ी थी। क्रिस उसके पास आया। तुम पिछले कुछ दिनों से कुछ अलग रह रही हो। क्या मेरी उस वजह से तुम मुझसे नाराज तो नहीं? उसके लिए मैं तुमसे पहले ही सॉरी कह रहा हूँ। वहीं रोबोट सुहानी ने उसकी तरफ देखा। अलग? हाँ, क्रिस हंसा। पहले तुम इतनी चुप नहीं रहती थी। डिकोई ने वही जवाब दिया। सुहानी अक्सर देती थी। शायद मैं थक गई हूँ, क्रिस ने उसे देख से ही कहा। मिशन की वजह से? एक पल के लिए डिकोई बिल्कुल शांत रह गई, फिर बोली हाँ, क्योंकि ये मिशन अनिका वाले मिशन नहीं था। ये मिशन वो मिशन था जहाँ पर मुक्ता ने वही बाइक जो क्रिस के पास है उसी की आर्ग्यूमेंट कर दी थी कि वह उसके लिए भी वही बाइक बनाए ताकि वह क्रिस के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा जाए। वो बातें सुहानी ने क्रिस को पहले ही बता दी थी जब वह फौरन के लिए जाने के लिए तैयार था। इस पर आप सुहानी और क्रिस दोनों शांत हो जाते। क्रिस ने सिर हिलाया। मुझे पता है। फिर वह थोड़ा करीब आया। तुम्हारे अंदर कुछ चल रहा है ना सुहानी? आप सुहानी ने उसकी आंखों में देखा। कुछ नहीं कहा, कुछ मुस्कुराई। तुम ये भी बिल्कुल सही उसी तरह कहती हो जैसे पहले कहते थे। वह हल्का सा हंसा। लेकिन आज तुम्हारी आवाज़ में वो बात नहीं है। सुहानी के अंदर चल रहा सिस्टम कुछ सेकंड के लिए शिथिल हो गया। उसे पता नहीं था इन सब बातों का उसे क्या आंसर देना है। उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई। फिर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। क्रिस ने उसका हाथ पकड़ लिया, बहुत हल्के से। जो भी है, मुझे छुपाने की जरूरत नहीं है। वही सुहानी ने उसकी तरफ देखा। उसके सिस्टम में सुहानी की पुरानी डिकोई चल रही थी। अगर कभी क्रिस बहुत करीब आने की कोशिश करे तो भावनात्मक प्रतिक्रिया देना। डिकोई ने धीमे से मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वह मुस्कान थोड़ी सी बनावट लग रही थी। क्रिस ने उसे महसूस कर लिया था। फिर उसके कुछ पूछा नहीं, बस उसका हाथ थाम रखा। कुछ पल दोनों चुप रहे। ठंडी हवाएं चल रही थी। दूर दिल्ली की रोशनी चमक रही थी और पहली बार क्रिस ने सुहानी को अपने करीब अचानक से पकड़कर खींच लिया। वह उसकी तरफ अपनी तेज नजरें देख रहा था। इसे वह डिकोई काफ़ी परेशान हो रहा था, इरिटेट हो रहा था। तभी वह सुहानी का फेस पकड़कर यानी कि उसकी चिन को पकड़कर रोक लेता है। उसके बालों की कुछ लटें जो उसके गालों को छू रही थी उन्हें पीछे की तरफ करता है। फिर उस सुहानी के चांद से चेहरे को निहारने लग जाता है। फिर क्रिस ने कहा, आज सिर्फ तुम और मैं। सुहानी ने उसकी तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, ठीक है। क्रिस मुस्कुराया। यही तो सुनना था। वहीं दूसरी तरफ काफ़ी दूर अनिका के उस मिशन पर मौजूद असली सुहानी अचानक से कुछ सेकंड के लिए रुक गई। उसके कान में लगा छोटा सा कम्युनिकेशन डिवाइस सक्रिय हो चुका था। उसे डिकोड का लाइव फीड मिल चुका था। उसने स्क्रीन पर क्रिस को देखा। क्रिस मुस्कुरा रहा था। सुहानी के चेहरे पर भी अनचाही हल्की सी मुस्कान आई। अनिका ने उसे अब हल्के से देख लिया था। क्या हुआ? सुहानी ने तुरंत स्क्रीन को बंद किया। कुछ नहीं, अनिका ने भौं सिकोड़ी। कुछ तो है, सुहानी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। क्रिस आज डेट पर गया है। अनिका ने उसे देखा। तुम्हारे बिना? सुहानी ने धीरे से सिर हिलाया। मेरे बिना। फिर उसकी मुस्कान गायब हो गई क्योंकि उसी क्षण क्रिस के सामने बैठी डिकोए सुहानी अचानक अपना सिर पकड़कर रुक गई थी। उसकी आंखों की रोशनी एक पल के लिए बदल गई थी। उसके सिस्टम में एक नया संदेश उभर रहा था। शायद उसे छुपाने की कोशिश भी सुहानी द्वारा की जा रही थी। सुहानी का चेहरा अब सफ़ेद पड़ गया था। ये किसने किया? अनिका तुरंत उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? सुहानी ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए बताया कि शायद क्रिस मेरे उसी क्लोन के साथ डेट पर गया है और शायद अभी मेरी कमांड उन तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं क्या कमांड डालूं? इस पर अनिका ने कहा, अगर तुम इस कैबिन से थोड़ा सा बाहर जाती हो शायद कुछ हो सकता है। तभी सुहानी ने कहा, ओके दी। वहीं अर्जुन सिंह और डिपार्टमेंट के सभी लोग हैरान हो गए। क्यों? साइंटिस्ट ने चारों तरफ देखा। क्योंकि उसकी आवाज़ काँप रही थी। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं बनाई गई, अनिका ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। फिर उसके लिए? साइंटिस्ट चुप हो गया। अनिका ने दोबारा पूछा, मुझे यहाँ कौन लाना चाहता था? साइंटिस्ट ने सिर झुका लिया। हिडन क्वीन। सुहानी चौंक गई। अनिका शांत रही। तुम्हें कैसे पता? साइंटिस्ट ने कहा। क्योंकि वह कुछ कहने ही वाला था, अचानक उसके कमरे की सारी लाइटें लाल हो गई और वार्निंग साफ झलक रही थी। कोटिले ने स्क्रीन देखी। मैडम क्या हुआ? सिस्टम ने साइंटिस्ट के कमरे को अब हल्का सा वाइब्रेट कर दिया था, यानी कि
दरवाजे अब अपने आप धीरे धीरे बंद होने लगे। अनिका ने तुरंत साइंटिस्ट को अपने पीछे कर लिया। सब लोग रेडी रहो। अनिका ने कमान मोड़ पर सभी को कमान दे डाली। दीवार के भीतर से धातु के पैनल खुल गए थे। पीछे हुई है हथियार बाहर निकलने लगे। वे लोग ब्लैक आउटफिट के साथ थे। अर्जुन ने चिल्लाया, कवर अप। पूरी टीम दीवार के पीछे हो गई। वहां ऊर्जा प्रहार कमरे में बरसने लगे। आपस में धड़ाम 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 कांच टूटने लगे। सुहानी ने एक हमलावर को निशाना बनाया। भूमि ने दूसरे को गिरा दिया। अरबाज ने पीछे से आने वाले 2 लोगों को रोक दिया और अनिका वह वैज्ञानिक को लेकर सीधे बीच में घुस गई। एक हमलावर ने उसकी तरफ वार किया। अनिका झुकी, उसका हाथ पकड़ा, घुमाया और उसे जमीन पर गिरा दिया। दूसरा पीछे से आया। अनिका ने बिना देखे उसकी दिशा भाप ली, उसे घूमकर उसकी कलाई पर प्रहार किया। हथियार नीचे गिर गया। तीसरा व्यक्ति उसकी तरफ दौड़ा। इस बार सुहानी बीच में आ गई। धड़ाम, दोनों जमीन पर गिरे। सुहानी उठी, मैं संभालती हूँ। अनिका ने सिर हिला दिया। वहीं साइंटिस्ट को बाहर निकालो। साइंटिस्ट को बाहर लाते समय वह अचानक रुक गया। उसने सामने लगी दीवार पर एक चिन्ह देखा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अनिका ने ध्यानपूर्वक उसे देख लिया था। क्या हुआ? वह चिन्ह की तरफ देखते हुए बोली, ये वही निशान है। किसका? साइंटिस्ट ने अनिका की तरफ देखा। उसका। उसका किसका? अनिका ने फिर कहा। साइंटिस्ट की आंखों में डर उतर आया था। उस व्यक्ति का। वह रुक गया, जिसके बारे में तुम अभी कुछ नहीं जानती। अनिका की नजरें तेज हो गई। नाम बताओ। साइंटिस्ट ने सिर हिलाया। नाम नहीं। क्यों? क्या हुआ? क्योंकि अगर मैंने उसका नाम लिया तो उसने अपनी गर्दन पर हाथ रख दिया तो मेरे अंदर लगाया हुआ सिस्टम सक्रिय हो जाएगा। अनिका कुछ पल उसे देखती रही। फिर उसने कहा, तो नाम मत बताओ, मुझे उसका सच बताओ। अनिका को अब वो बात भी याद आ गई जब वह बहुत बड़ा दानव जैसा इंसान उसे कुछ बताने वाला था। अचानक से उस सेंसर ने एक्टिव हो चुका था, जिस कारण से बड़े ही दर्दनाक उसकी मौत हो गई। वहीं साइंटिस्ट को एक सुरक्षित कमरे में अनिका द्वारा ले जाया गया। कुछ देर बाद उसे पानी दिया गया, क्योंकि अब पूरी तरह से मामला अनिका की तरफ हो चुका था। डिपार्टमेंट के सभी लोग अब ताबड़तोड़ हथियारबंद लोगों को मौत की नींद सुला चुके थे। उसकी हालत थोड़ी शिथिल हुई थी। अनिका उसके सामने बैठ गई। बाकी 3 साइंटिस्ट कहाँ हैं? उसने आंखें बंद कर ली। वे यहाँ नहीं हैं। अनिका शांत रही। लेकिन साइंटिस्ट ने आंखें खोली, लेकिन वे मौजूद थे। सुहानी ने पूछा, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? साइंटिस्ट ने धीमे से कहा, हम चारों कुछ समय पहले साथ ही थे, फिर हमें अलग अलग कर दिया गया, अलग अलग जगहों पर। क्योंकि साइंटिस्ट ने अनिका की तरफ देखा, क्योंकि हम चारों अब सिर्फ साइंटिस्ट नहीं। अनिका का चेहरा कठोर हो गया। मतलब क्या है तुम्हारा? गोल गोल बातें क्यों कर रहे हो? साइंटिस्ट बोला, हम में से हर एक को एक अलग काम दिया गया था। किसने? साइंटिस्ट फिर से चुप। अनिका ने कहा, मुझे सच चाहिए। वह कांपती आवाज में बोला, उसने हमें चुना था। किस लिए? उसकी प्रयोगों के लिए। साइंटिस्ट ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, हमने सोचा था कि हम उसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें समझ आया कि हम उसके वैज्ञानिक नहीं हैं, उसके प्यादे हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनिका की आंखों में पहली बार हल्की सी बेचैनी दिखाई देने लगी। वहीं और हिडन क्वीन। साइंटिस्ट ने उसकी तरफ देखा। वही उसका असली लक्ष्य है, हिडन क्वीन को पकड़ना। सुहानी का चेहरा बदल गया। मतलब? साइंटिस्ट ने कहा, ये पूरी जगह, ये सभी सुरंगें, ये सभी ट्रैप, ये सभी वैज्ञानिक, इस सब का एक ही उद्देश्य था। अनिका ने धीरे से पूछा, क्या? साइंटिस्ट ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हिडन क्वीन को यहाँ तक लाना, ताकि वह व्यक्ति उसे अपना गुलाम बना सके। क्योंकि यहाँ पर जितने भी दुनिया के अंदर जो चतुर लोग हैं, अपने किसी एक उद्देश्य के साथ दुनिया में पैर रखना चाहते हैं, जो कि हर इंसान के अंदर एक ना एक काबिलियत होती है, खूबी होती है। वह उस खूबी को पहचान कर उसे अपना मोहरा बना रहा है, अपने पास रखना चाहता है, ताकि उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाए। और फिर मुझे नहीं पता। कुछ पल कोई आवाज़ नहीं आई। अनिका ने धीरे से पूछा, लेकिन हिडन क्वीन तो यहाँ आई नहीं है। साइंटिस्ट की आंखों में अचानक से अजीब सी चमक आई। यही तो, वह बोला, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है अनिका। भौं सिकुड़ गई। क्या? साइंटिस्ट ने कहा, तुम्हें लगता है हिडन क्वीन का पीछा कर रही हो? उसने कुछ पल रुकते हुए कहा, असल में वे लोग हिडन क्वीन का नहीं, बल्कि उसकी अगली चाल का इंतजार कर रहे थे। अनिका बिल्कुल शांत रही। फिर उसने एक सवाल किया,
और उन्हें कैसे पता कि हिडन क्वीन अगली चाल क्या है? साइंटिस्ट ने उसकी तरफ देखा, उसके होंठ कांपते हुए, क्योंकि वह बोलते बोलते रुक गया। अचानक उसकी आंखों में एक कदम बिल्कुल खाली दिखाई देने लगी। अनिका ने तुरंत उसकी नाड़ी जांची। क्या हुआ? उसके शरीर में तेज कंपन शुरू हो गई। कोटिले ने मैडम मैडम क्या हुआ? उसके शरीर में कोई सिस्टम सक्रिय हो चुका है। अनिका ने तुरंत उसकी कलाई पकड़ी। सब पीछे हटो। साइंटिस्ट ने आखिरी बार आंखें खोली। उसने अनिका की तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे बारे में उसे तुम्हारे ज़्यादा पता है। फिर उसकी आंखें बंद हो गई। अनिका कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक सवाल था। अगर मास्टरमाइंड को उसकी चालें पहले से पता है, आखिर अनिका के बारे में उसे इतनी जानकारी कैसे है? ये सवाल अनिका के दिमाग के अंदर आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली, कबीर सिंह का हाउस। रात काफ़ी हो चुकी थी। कबीर अपने कमरे में अकेला था। कमरे की लाइटें बंद थी। टेबल पर कुछ तस्वीरें फैली थी। एक तस्वीर में बच्चे थे, दूसरी में अनिका। कबीर ने तस्वीर उठाई। उसकी उंगलियां कांप रही थी। तुम कहाँ हो? अनिका। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। कबीर ने चिल्लाते हुए फिर से कहा, तुम कहाँ हो अनिका? उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे पता था बच्चे अब अगले दरवाजे में जा चुके हैं। सारी चीज़ें उसे पहले से ही पता थी। और अनिका ऐसे मिशन पर है जहाँ से वापस आना भी निश्चय नहीं है। रोहित ने खुद से आईने में देखना। उसे अपने चेहरे पर कबीर सिंह दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों में रोहित मारवा था। उसने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा, थड़ाम, फिर दूसरा थड़ाम। उसके हाथ से खून की हल्की सी धारा निकल आई, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि वह अपनी परिवार, अपनी अनिका और अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। जहाँ हर मिशन के में रोहित मारवा अनिका का साथ देता था, लेकिन आज एक ऐसा दौर आ चुका था उसके सामने जहाँ उसकी पत्नी एक ऐसे मिशन में बढ़ चुकी थी जहाँ उसकी चाहकर भी वो हेल्प नहीं कर पा रहा था। मैं तुम्हारे पास क्यों नहीं आ सकता? मन ही मन बुदबुदा रहा था। उसकी आवाज़ टूट गई। मैं अपने बच्चों के पास क्यों नहीं जा सकता? वह दीवार से टिक कर नीचे बैठ गया। फिर बच्चों की तस्वीर अपने सीने से लगा ली। मैं उनका पिता हूँ। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। फिर भी मैं अपनी माँ को गले क्यों नहीं लगा सकता? मैं अपनी दादी से इतना प्यार करता हूँ, मैं उनसे भी गले नहीं लग सकता। मैं कैसा बेटा हूँ? मेरा इस दुनिया में होने का क्या फ़ायदा? उनके लिए मैं मर चुका हूँ, शायद बच्चों के लिए मर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं जिंदा हूँ। मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ देर बाद उसने आंखें बंद कर ली और बहुत धीमी आवाज में कहा, अनिका बस तुम वापस आ जाओ। लेकिन उसी समय उसके फ़ोन की स्क्रीन जल उठी। एक संदेश आया, सिर्फ 3 शब्द, उसे मत रोकना। रोहित ने संदेश पढ़ा, क्योंकि स्वाति उसकी सब सिचुएशन को पहले से ही भाप चुकी थी, क्योंकि उसे सारी चीज़ों का पहले से ही पता था। उसका चेहरा बदल गया, क्योंकि वह समझ गया था स्वाति को अनिका के मिशन के बारे में पता लग चुका है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अनिका अब तीसरे साइंटिस्ट तक पहुंच चुकी है। और उससे भी बड़ा रहस्य ये था कि तीसरा साइंटिस्ट ने जो आखिरी बात कही थी, उसे तुम्हारे बारे में तुमसे ज़्यादा पता है। ये बात ना रोहित को पता थी, ना स्वाति को पता थी। उसका मतलब आखिर क्या था, ये आगे पता चलेगा। क्या मास्टरमाइंड अनिका की सिर्फ पहचान जानता है, या वह अनिका के अतीत का भी रहस्य जानता है? सब चीज़ों के जवाब आपको मेरी स्टोरी में मिलेंगे। तो बनी रही सार्थक स्टोरी FM। अगर आपको 48+ एपिसोड नहीं मिल रहे तो @ स्टोरी FM पर विजिट करें। लव स्टोरी से लोगो है, तो आप वहाँ पर सुन सकते हो। अब स्टोरी आगे कंटिन्यू करते हैं। आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट, क्योंकि आपके कमेंट से मेरी वीडियो बूस्ट करेगी। मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांग रही हूँ, तो प्लीज़, क्योंकि मैं फिर से अपना सफ़र जारी कर रही हूँ, मुझे काफ़ी कठिनाइयाँ आ रही हैं, तो आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़रूरत है। वीडियो को करते हैं आगे स्टार्ट। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली, हाईटेक बाइक दिल्ली की सड़कों पर फिर से दौड़ना स्टार्ट हो गई थी। रात की हल्की ठंडी हवा सुहानी के चेहरे को छू रही थी, जबकि क्रिस के चेहरे का आज एक अलग ही तरह का सुकून दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद उसकी बाइक एक खूबसूरत कॉफ़ी कैफ़े के सामने आकर रुकती। ये मारवा ग्रुप का ही एक कैफ़े था। सुहानी ने जैसे ही सामने देखा, उसकी आंखें कुछ पल के लिए
ठहर गई। कैफ़े के बाहर से लेकर अंदर तक हर तरह छोटी छोटी कैंडल जली हुई थी। उसकी हल्की रोशनी में पूरा माहौल बहुत ही खूबसूरत बन रहा था। छत से लाल और सफ़ेद हाई सेफ वाले बैलून लटक रहे थे। टेबल पर बीचों बीच छोटी छोटी मोमबत्तियाँ सजी हुई थी। सुहानी के चेहरे पर अचानक से हैरानी और खुशी का मिला जुला भाव आ चुका था। उसके होठों से अनर्शय निकल गया। वाह! क्रिस उसकी तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आई। वह जानता था सुहानी को ये जगह पसंद आएगी, लेकिन असली बात यह थी कि ये पूरा इंतजाम क्रिस ने नहीं किया था। कुछ दिन पहले सुहानी ने अपनी कमांड से इस जगह को पूरी सेटिंग डाल दी थी। उसे खुद नहीं पता था कि आज क्रिस उसे ठीक इसी जगह पर लेकर आएगा। वह तो ये सब क्रिस के लिए तैयार करके रखी हुई थी। जब क्रिस इंडिया वापस आएगा तो वह क्रिस के साथ यहाँ जरूर आएगी। पर आज कुछ और ही था। आज उस कॉफ़ी कैफ़े को देखकर क्रिस भी काफ़ी हैरान था। उसे नहीं पता था कि आज मौके पर चौका लग जाएगा। उसे लगा शायद किसी ने इसे पहले से ही बुक किया है, जिस वजह से आज डेकोरेशन है। क्रिस ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, पसंद आया? सुहानी ने कुछ पल तक उन कैंडल को, बैलून्स को देखती रही, फिर धीरे से मुस्कुराई। बहुत। क्रिस उसके पास आया। उसने बिना कुछ कहे अपना हाथ आगे बढ़ाया। सुहानी ने पहले उसके हाथ को देखा, फिर उसकी आंखों में। अगले ही पल उसने अपना हाथ क्रिस के हाथों में रख दिया। क्रिस ने उसकी उंगलियों को हल्के से थाम लिया और दोनों साथ साथ कैफ़े के अंदर तरफ बढ़ने लगे। कैंडल की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। क्रिस बीच बीच में सुहानी को देखता जा रहा था। सुहानी आज पहली बार मिशन, कमांड और खतरों से कुछ पल के लिए दूरी दिखाई दे रही थी, क्योंकि यह मोमेंट भले ही वो हो या ना हो, लेकिन ये सब क्रिस उसके लिए ही कर रहा है। ये सब उसे महसूस भी हो रहा था और बीच बीच में अपनी वॉच के जरिए छोटी छोटी इमेज को वो देख भी रही थी। उसने धीमे से कहा, क्रिस आज को ये पल थोड़ा अलग था। क्रिस मुस्कुराया, तो इसे यादगार बना देते। दोनों हाथ में आगे बढ़ गए और उनके पीछे चलती हुई कैंडल की रोशनी भी एक छोटा सा हार्ट से चमक उठा। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट कर ज़रूर बताएं आपको स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू। जल्द मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ।